हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। रोहित वर्मा ने अपनी पत्नी अंबिका के कमरे में झांक कर देखा तो अंदर पास पड़ोस की 4-5 महिलाएं बैठी थी। वह न केवल अंबिका का हालचाल पूछने आई थी बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थी कि उसका मन बहला रहे। जब से अंबिका लकवा की शिकार हुई थी तब से मोहल्ले के जान पहचान वालों ने अपना यह रोज का क्रम बना लिया था कि 4-5 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में वर्मा जी के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थी। वह लोग अंबिका एवं रोहित की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते थे। रोहित को पिछले 2-3 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी जरूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वह उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 1-2 औरतें अंबिका की सेवा में लगी थी। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर अंबिका के शून्य अंगों का सेक किया जा सके। दूसरी औरत अंबिका के शून्य हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पट्टों की अकड़न व पीड़ा कम हो जाए। कमरे में झांकने से पहले रोहित जी ने सुना था कि अंबिका वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम लोग देखना, मेरा बेटा अनिल मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़े ही होता है। माँ का दर्द उसे समझ नहीं आएगा तो किसी को समझ आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा। तुम तुरंत मुझे एम्स ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर में मेरा इलाज कराएगा। वर्मा जी के कमरे में घुसते ही वहाँ मौन सा छा गया था। कोई महिला दबी जुबान से बोली थी, चलो खिसको यहाँ से निठल्लियों, चाचा जी चाची से कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहां बैठी स्त्रियां उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। रोहित चश्मे को ठीक करते हुए अंबिका के पलंग के समीप पहुंचे। उन्होंने बिस्तर पर लेटी हुई अंबिका को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षाघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में भी जीभ लड़खड़ाने लगी थी। वर्मा जी अंबिका से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द कम हो गया है, अंबिका ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, यह देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी और पैर यह तो बिल्कुल पथरा गए हैं। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 2-3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है, तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपए और तुम्हारे 5 तोले के कंगन और चूड़ियां बची हैं। हाँ, अंबिका ने लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया अनिल और उसके बच्चों के लिए यह घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे, फिर मेरा अनिल रुपयों का ढेर लगा देगा। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, वर्मा जी ने बाहर जाते हुए बोला। तुम इंतजार कर लो अपने बेटे का, मैं डॉक्टर बंगाली के पास जा रहा हूँ कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारा मन में होगा, अंबिका चिढ़कर बोली। आने दो अनिल को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दे, वर्मा जी ने बाहर निकलकर जोर से बोला। लो संतोषी और उसकी बहुएं भी आ गई हैं तुम्हारी सेवा को। हाँ हाँ, तुम जाओ, मेरी सेवा करने को बहुत है यहाँ। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सबके घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा भी नहीं मिलता था। हाँ अंबिका भाभी, संतोषी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर नमस्ते किया और अंबिका की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज्यादा इनको मजा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाइयों को दुकान लुटा दी, दीन दुखियों की सेवा में डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे अनिल हजारों रुपए महीना कमाता है, अब मुझे दुकान की क्या जरूरत है।
बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन है। ठीक कहती हो संतोषी, अंबिका का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी रोहित जी और अंबिका जी का परिवार बहुत सुखी था, दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहाँ आज शानदार अनिल निवास खड़ा है, वहाँ कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। रोहित का परिवार छोटा सा था, पति पत्नी और इकलौता बेटा अनिल की स्टेशन रोड पर दवाइयों की दुकान थी, जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने अनिल को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर योग बनाया था कि आज वह दिल्ली की सिविल इंजीनियर है। मायापुरी में उसकी लाखों की कोठी है। वह हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। अनिल ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक सुनीता से शादी कर ली थी। रोहित जी व अंबिका ने शहर से खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। सुनीता न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यही वे चूक गए। चूक की शादी अनिल एवं सुनीता की सहमति से हुई थी, इसलिए वे रोहित और अंबिका को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि सुनीता शादी के बाद सिर्फ एक बार अपने ससुराल कानपुर आई थी। फिर वह उन्हें गंवार और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 14 वर्षों में उनसे कभी पलटकर नहीं झांका था। रोहित और अंबिका पहले तो खुद भी खींचे खींचे रहते थे, लेकिन जब उनके पोते और पोती अंजना और रवि हो गए तो वे खुद को न रोक सके। किसी न किसी बहाने से वे बेटे बहू के पास दिल्ली पहुंच जाते। अनिल और सुनीता उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 3-4 दिन बाद वे अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते। उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वे उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छानुसार चलने पर विवश करते। यही बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ जाती कि रोहित और अंबिका को वहां से भागना पड़ जाता। अंबिका और आखिरी बार सुनीता के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब अंजना और रवि क्रमशः 7 और 11 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया कि उन्हें वे अपने कस्बे में ले जाए, ताकि वे वहां का जीवन व रहन सहन देख सके। अनिल के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार और आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए सुनीता से छिपाकर माँ को 15,000 रुपए दे दिए, ताकि सुनीता को बच्चों को लेकर वहां जाने में कोई आपत्ति न हो। परंतु अंबिका की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु कानपुर पहुंचते ही अंबिका का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और अनिल को कानपुर लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो अंबिका को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षाघात का शिकार हो गई और अब अंबिका को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। जब रोहित डॉक्टर बंगाली के यहाँ से लौटे तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। अंबिका का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। अंबिका अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियां उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना ना मुझे इनकी जरूरत है ना उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर ढकेल दिया था। कमरे से कई तरह की आवाजें आ रही थी, जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं यह कितनी बीमार है, रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नहीं नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जल्दी निकलो यहाँ से। इन्हें यहाँ से और 2 लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी रोहित जी से टकराते बचा था। रोहित ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं अनिल सर का निजी सहायक हूँ। भावेश सर ने ये 60,000 रुपए भेजे हैं और यह पत्र। रोहित ने नोटों को तो नहीं छुआ, लेकिन भावेश के हाथ में पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। रोहित जी ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र में अनिल ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर
बस मजबूरी है। सुनीता और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं भी एसीआर के कारण इतना व्यस्त हूँ कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर एक चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। मैं समय मिलते ही आऊँगा। फिलहाल अपनी सहायक को 60,000 रुपये देकर भेज रहा हूँ ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेटकर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है। जो बचा था माँ की बीमारी खा गई, या आपने ठीक नहीं किया, बेकार मकान बनवाया। हम लोगों के लिए वह किसी काम का नहीं है। हम कभी कानपुर आकर नहीं बसेंगे। माँ की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षाघात के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है, उन सब का यही कहना है कि माँ को अधिकाधिक आराम दें, यही इलाज है इस रोग का। माँ को एम्स लाने की भी भूल कभी ना करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा आक्रमण जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता, सब धोखा है। वर्मा जी इससे आगे न बढ़ सके। उनका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से उसके अपने को संभाला और भावेश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उससे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली माता ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोड़ दीजिए कि हम तो उसके लिए मरे हुए ही थे, आज से वह हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। भावेश सिर झुकाकर चला गया। रोहित अंबिका के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहाँ सब लोग मुस्कुरा रहे थे। अंबिका की आंखें भीग रही थी, लेकिन उसके होंठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। रोहित जी ने अंबिका को पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अंबिका ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयां उसके समीप आती जा रही हैं। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। अंबिका तत्काल चीख उठी, यह अंधेरा मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मेरे चारों तरफ तो फैले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। अंबिका ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो धोखा नहीं है। ये साए नहीं बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। या तो तुम हो ना जी? हाँ अंबिका, यह मैं हूँ। रोहित जी ने भर्राई आवाज में कहा, तुम्हारे अंधेरों का भी साथी, तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना डॉक्टर बंगाली की, रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे अपने बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूंगी। मेरे कंगन और चूड़ियाँ बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। अंबिका बोली, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है। ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना, वह पैसा भी है मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हीं ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई। कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ रोहित जी ने देखा कि अंबिका अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठकर बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। रोहित जी ने खुशी से छलकती आवाज में कहा, अरे अंबिका, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे के सहारा बेसहारा करता है। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा यह झूठ सहारा खत्म हो चुका है। मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यह सुनकर रोहित जी की छलछलाई आंखें बरस पड़ी। उसे रोता देख वहाँ खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगी। रोहित जी आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहे थे, ये कैसे दुख हैं जो बूंद भरकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं और
दिन से उनका गांव ही उनका परिवार हो गया। और दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।